हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12th होम साइंस की चैप्टर नंबर 2 है ये आपका नैदानिक पोषण और आहारिकी। ठीक है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप नाम से, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पीडीएफ्स हैं वो सारे आपको यहीं पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप हमारे जो यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट, यहाँ पर आप कर सकते हैं, तो आपको हम यहाँ पे रिप्लाई जरूर करेंगे। साथ ही आप हमारी जो वेबसाइट है एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जितने भी हमारे थ्योरी नोट्स हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ये सारे यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक हमारा जो है वो है भोजन, कि भोजन क्या होता है। वे सभी तरल या ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए प्रयोग करता है, भोजन कहलाता है। यानी एक व्यक्ति को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? भोजन चाहिए होता है। और जब वो मनुष्य भोजन ग्रहण करता है तो उससे उसको क्या फायदा मिलता है? तो उसकी जो पाचन क्रियाएं होती हैं वो क्या करती हैं? उसको अवशोषित करती हैं। ठीक है, और अवशोषित करके क्या करती हैं? हमारे शरीर के हर पार्ट को ऊर्जा प्रदान करती हैं। ठीक है, और जब ऊर्जा मिलती है तब मनुष्य कोई शारीरिक कार्य कर पाता है। ठीक है, तो भोजन को क्या कह सकते हैं? भोजन ऐसा पदार्थ है जो मनुष्य के कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पोषण क्या होता है? तो देखिए, पोषण शरीर को स्वस्थ रखने, विकसित करने, ठीक है, यानी पोषण क्या करता है? जो हमारा शरीर है उसको स्वस्थ रखने, विकसित करने और बढ़ने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का सेवन और उपयोग करने की प्रक्रिया है। यानी पोषण क्या होता है? पोषण वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक मनुष्य क्या करता है? अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, विकसित करता है, और उसका जो शरीर है वो क्या होता है? वो बढ़ता है। ठीक है, तो इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए क्या चाहिए होता है? पोषक तत्व चाहिए होते हैं। जो पोषक तत्व होते हैं वो भोजन, खाद्य पदार्थ और शरीर के अंदर उनके उपयोग को समझने का विज्ञान ही पोषण है। यानी जो हमने भोजन ग्रहण किया, जो भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, और वो जो हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रक्रिया करते हैं, यानी जो भी हमारे शरीर को जो भी पोषक तत्व मिलते हैं और उन पोषक तत्वों से हमारे शरीर को क्या फायदा होता है, इन चीजों को समझना ही क्या होता है? वो पोषण होता है। और पोषण को जो समझते हैं उसे क्या कहा जाता है? पोषण विज्ञान कहा जाता है। ठीक है ना, तो पोषण किस लिए जरूरी है? पोषण इसलिए जरूरी है ताकि भाई हम अपने शरीर को क्या रख सकें? स्वस्थ रख सकें, अपने शरीर को विकसित कर सकें, हमारा शरीर बढ़ सके। और इन सब की जानकारी जो इकट्ठा करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पोषण विशेषज्ञ भी कहा जाता है। तो इसलिए इसको पोषक विज्ञान भी कह दिया जाता है, क्योंकि एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर को, शरीर कैसे काम कर रहा है, इन सब चीजों को समझने में मदद करती है। पोषण सिर्फ खाना ही नहीं है, यह आपके शारीरिक, मानसिक और आर्थिक विकास से भी जुड़ा होता है। ठीक है ना, तो यानी पोषण का मतलब ये नहीं कि भाई हमने पोषण युक्त जो तत्वों का सेवन कर लिया तो इससे हमारा सिर्फ शरीर ही बढ़ता है। शरीर को ही क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना, अच्छा पोषण क्या करता है? शरीर को तो स्वस्थ रखता ही है, साथ में हमारी मानसिकता को भी विकसित करता है, प्लस में हमारी जो आर्थिक विकास से भी जुड़ा होता है। क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति है तभी शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, तभी तो कोई काम करेगा, और तभी तो वो क्या कर सकता है? अपना आर्थिक विकास कर सकता है। ठीक है ना, एक स्वस्थ व्यक्ति तो क्या कर सकता है? अच्छा काम कर सकता है। ठीक है ना, ज्यादा पैसे कमा सकता है। अगर एक शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं है तो वो ज्यादा काम नहीं कर सकता, और ज्यादा काम नहीं कर पाएगा तो उसे अच्छा आर्थिक लाभ भी नहीं मिलेगा। अच्छा पोषण क्यों जरूरी है? ठीक है, तो अच्छे पोषण की जरूरत क्यों पड़ती है? तो अच्छा पोषण हमें बीमार होने से बचाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अच्छा पोषण व्यक्ति को बीमार होने से बचाता है। पोषण से शरीर में ताकत आती है जिससे वह कीटाणुओं से लड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि भाई हमारे आसपास बहुत सारी गंदगी रहती है, बहुत सारे कीटाणु फैले रहते हैं। हमारा शरीर जो होता है ऐसी बीमारियों से लड़ने के लिए क्या चाहिए होती है? उसे इम्यूनिटी चाहिए होती है। ठीक है ना, पोषक तत्व चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि कमजोर शरीर होगा तो उस पर कीटाणु जो होते हैं वो ज्यादा तेजी से असर करते हैं और हमें क्या करते हैं? शारीरिक रूप से बीमार करते हैं। तो अच्छा पोषण क्या करेगा? शरीर को ताकत देगा और कीटाणुओं से लड़ने में मदद करेगा। जब हम बीमार होते हैं तो अच्छा पोषण जल्दी ठीक करने में भी मदद करता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा ही होगा भाई, डॉक्टर कहते हैं ना कि अगर आप बीमार है तो आप हेल्दी खाएं। ठीक है ना, अगर आप हेल्दी खाएंगे तो आप जल्दी स्वस्थ होंगे।
पोषण से शरीर को बड़ी बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छा पोषण ले रहे हैं तो जो कीटाणु हैं या जो भी शारीरिक रूप से आपकी कमजोरी है वो दूर होती है, तो आप जल्दी क्या हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा है कि अपर्याप्त निम्न पोषण के क्या प्रभाव होते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से पोषण तत्वों का सेवन नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। ठीक है, जैसे रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाएंगी। अगर आप अच्छा पोषण नहीं ले रहे हैं तो आपके जो शरीर की जो क्षमता है वो कमजोर पड़ती है, और इससे आप जो होते हमेशा बीमार पड़े रहते हैं, और आपके सामने और भी बहुत सारी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शरीर धीरे धीरे ठीक होता है, यानी अगर आप अच्छा पोषण तत्व नहीं लेंगे तो आपकी जो भी बीमारी है उसको ठीक होने में बहुत समय लग सकता है। शरीर दवाओं को पूरी तरह से काम में नहीं ले पाता है, क्योंकि अगर आप अच्छा पोषण तत्व नहीं लेंगे तो दवाइयां भी जो है वो अच्छे से असर नहीं करती। ठीक है ना, इसलिए तो डॉक्टर कहते हैं भाई हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ, तो दवाइयां भी असर करेंगी, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो अच्छे पोषण अगर आप ले रहे हैं तभी दवाइयां भी क्या होती हैं, वो असर करती हैं। शरीर के अलग अलग हिस्से अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, जिससे नई समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। ठीक है, अगर आपने अच्छा पोषण तत्व नहीं लिया तो आपको क्या होगा, हाथ पैर में दर्द होगा। ठीक है, और क्या होगा, आपका जो मानसिक संतुलन है वो धीरे धीरे क्या होगा, खराब होगा। तो आपके अनेक जो आपकी जो शरीर के हिस्से हैं उनमें बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए निम्न पोषक तत्व नहीं लेने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में जितने हो उतने पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना चाहिए। आहार, पोषण और स्वास्थ्य जीवन शैली का क्या महत्व है। अगर आप अच्छा आहार ले रहे हैं, अच्छा पोषण ले रहे हैं और एक स्वास्थ्य जीवन शैली जी रहे हैं तो इससे आपको क्या फायदा होगा। तो देखिए, अगर आप अच्छा आहार ले रहे हैं, आपका जो पोषण बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य जीवन शैली का मतलब है कि आप अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या फायदा होगा। तो इससे आपको यह फायदा होगा कि आप एक लंबी और बीमारी मुक्त जिंदगी जिएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है भाई अच्छा आहार लें, अच्छा पोषण लें, एक स्वस्थ जीवन शैली जिए, जिससे आपको क्या मिलेगी, एक लंबी और बीमारी मुक्त जिंदगी मिलेगी। अगला टॉपिक जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, हमारे चैप्टर का नाम भी इसी से ही है, नैदानिक पोषण क्या है। तो देखिए, वह व्यक्ति, जब व्यक्ति बीमार होता है तो शरीर में पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ सकता है। यह तब भी हो सकता है जब पहले व्यक्ति पोषण की स्थिति जो थी वो काफी अच्छी रही हो। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति है, जैसे ही बीमार पड़ता है, आपको पता है भाई उसका खाने पीने का मन नहीं करता। ठीक है, तो वो अच्छे से खाता पीता नहीं। जब वो अच्छे से खाएगा पिएगा नहीं, क्या होगा, तो उसका जो शारीरिक संतुलन है वो क्या होगा, बिगड़ जाएगा। एक बच्चे की अच्छी डाइट है, वो अच्छा खाता है, ठीक है, उसका शरीर अच्छा है, लेकिन जब वो खाने की क्षमता को कम कर देगा तो उससे क्या होगा, उसके शरीर को पूरी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, जिससे उसका शरीर क्या होगा, वो कमजोर पड़ने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बीमार व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है। एक अच्छा खासा व्यक्ति है, उसका पोषण अच्छा है, लेकिन बीमार पड़ने की वजह से ये समस्याएं उसमें भी हो सकती हैं, ये समस्या उसे भी देखने में महसूस होगी। तो बीमारी के समय पोषण से संबंधित जो विशेष देखभाल की जाती है, तो इसीलिए कि भाई जब कोई बीमार पड़ता है तो उसे क्या जरूरत पड़ती है, विशेष देखभाल की जरूरत पड़ती है, और उसे ही क्या कहा जाता है, नैदानिक पोषण कहा जाता है। यानी जब एक व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसे कैसे पोषण तत्वों की आवश्यकता है, ठीक है ना, ताकि वो फिर से स्वस्थ हो सके, तो उसे ही क्या कहा जाता है, नैदानिक पोषण कहा जाता है, या क्लिनिकल न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई कि एक बीमार व्यक्ति है और उस बीमार व्यक्ति को क्या है, उसका जो है जो संतुलन बिगड़ जाता है, जो भी, तो संतुलन बिगड़ने के बाद क्या जरूरत पड़ती है, उसे विशेष देखभाल की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए क्या होता है, नैदानिक पोषण जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो फिर से स्वस्थ हो सके। ठीक है, अब बात यह आती है कौन करता है ये प्रबंधन, कि भाई ये जो चीजें हैं वो बताएगा कौन। एक आम इंसान को ये सब चीजें पता नहीं होती, ये तो वही बता सकता है जो जानकार होगा भाई कि किसको क्या बीमारी है और कौन से पोषक तत्वों को लेना चाहिए। तो प्रशिक्षित पोषण विशेषज्ञ जो मरीज की बीमारी के अनुसार पोषण योजना बनाते हैं, तो इनके लिए क्या चाहिए, आपको एक प्रशिक्षित पोषण विशेषज्ञ चाहिए। ठीक है ना, तो एक प्रशिक्षित जिसको हर चीज के बारे में पता होगा, वही आपको एक पोषण योजना बता सकता है कि आपको कौन से पोषक तत्वों का यूज करना है। वे एक व्यवस्थित विधि से काम करता है। ठीक है ना, तो वो व्यवस्थित विधि, उसने उन सब जानकारियों को इकट्ठा किया होता है, उसे पता होता है भाई कौन सी बीमारी में कौन से पोषक तत्वों की जरूरत है।
ताकि मरीज को पूरी पोषण देखभाल मिल सके। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक व्यवस्थित एक पूरा चार्ट बनाएगा भाई कि आपको कौन कौन से चीजों की जरूरत है और आपको क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। ठीक है, तो ये कौन कर सकता है, एक पोषण विशेषज्ञ ही कर सकता है, जो प्रशिक्षित हो, जिसको हर चीज के बारे में नॉलेज हो, वही ये काम कर सकता है। अब आता है आहारिकी। आहारिकी क्या होता है, यह एक विज्ञान है जो यह समझाता है कि भोजन और पोषण हमारे शरीर और स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। तो आहारिकी से हमें यह पता लगता है कि अगर हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं या जो पोषक तत्व ले रहे हैं उससे हमारे शरीर को क्या फायदा हो रहा है, ये बताने का कार्य करता है। तो डाइटिशियन पोषण संबंधी समस्याओं का मूल्यांकन करके उनका निदान व उपचार करते हैं। ठीक है, तो कौन करेंगे, डाइटिशियन, जो भी डाइटिशियन होते हैं जिनको इन सब चीज की जानकारी होती है, वो क्या करेंगे, पहले वो समस्याएं देखेंगे भाई कौन सी समस्याएं पोषण संबंधित, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन करने के बाद क्या करेंगे, फिर उसका निदान यानी उस समस्या को खत्म करने और उपचार करने की शुरुआत करते हैं वो, कि भाई पहले वो अच्छे से समझेंगे भाई बीमारी क्या है, किन कारणों से बीमारी है, और उसके बाद फिर एक प्रॉपर डाइट प्लान बताएंगे आपको भाई कि आपको क्या खाना है और कितना खाना है। वे व्यक्तिगत डाइट योजना बनाते हैं और रोगियों को सही पोषण के लिए सलाह देते हैं। तो ये क्या करेंगे भाई, एक डाइट प्लान बनाएंगे और आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से पोषक तत्वों की जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नैदानिक पोषण और आहारिकी का क्या महत्व है। तो एक इंसान की जिंदगी में इन दोनों चीजों का क्या महत्व होता है, बीमारी की रोकथाम में भूमिका निभाते हैं ये दोनों। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो भी बीमार लोग हैं उनकी रोकथाम में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आहार विशेषज्ञ और नैदानिक पोषण विशेषज्ञ बीमारियों को रोकने और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। नई और गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं, उनके लिए ये लोग निदान बताते हैं कि भाई बहुत सारी नई बीमारियां बढ़ रही हैं तो उनसे हम कैसे बच सकते हैं। जैसे एड्स हो गया, हार्ट डिसीज हो गई, मोटापा हो गया, स्ट्रेस हो गया, डायबिटीज हो गई, जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं, इनके प्रबंधन में पोषण का बड़ा रोल है। ठीक है, अगर ये सारी बीमारियां हैं तो इन सारी बीमारियों को रोकने के लिए हमें पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है और पोषण की जरूरत पड़ती है, पोषण प्रबंधन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इनका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जनसंख्या और उम्र में बदलाव आ रहा है, बुजुर्ग और बच्चों की संख्या बढ़ने से सही पोषण सलाह और देखभाल की जरूरत भी बढ़ रही है। ठीक है ना, बुजुर्ग ज्यादा हैं, अगर देखा जाए आबादी में बच्चों की आबादी ज्यादा है तो उनमें बीमारियों का खतरा थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए उनकी देखभाल भी जरूरी है। बीमारी के अनुसार आहार प्रबंधन, हर रोगी की स्थिति के अनुसार उचित भोजन और पोषण योजना नैदानिक पोषण विशेषज्ञ द्वारा ही बनाई जा सकती है, क्योंकि वो अच्छे प्रशिक्षित होते हैं, जानकार होते हैं, तो वो ही किस व्यक्ति को किस प्रकार की डाइट चाहिए वो ही क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं अच्छे से। नई तकनीक और शोध, नए तरीके, खाद्य पदार्थ और औषधीय आहार की खोज से पोषण उपचार में नया विकास हो रहा है। तो भाई नई नई तकनीकें आ रहे हैं, नई तरीके आ रहे हैं, नई बीमारियां भी आ रही हैं, तो इन सब के उपचार के लिए नई नई तकनीक और शोध हो रही है ताकि इन सब से बचा जा सके। हर मरीज के अनुसार योजना बनानी पड़ती है, हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है, इसलिए पोषण देखभाल भी व्यक्तिगत इंडिविजुअल होनी चाहिए। यानी देखिए हर व्यक्ति को एक जैसी बीमारी नहीं होती ना, सबको अलग अलग बीमारियां होती हैं, तो पर्टिकुलर पहले चेकअप करना पड़ता है कि भाई किसमें क्या कमी है, किसी में आयरन की कमी होगी, किसी में विटामिन की कमी होगी, ठीक है ना, और किसी में कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी। ठीक है ना, तो इन सब चीजों को क्या करना पड़ता है, पहले देखना पड़ता है ना, पहले वो जांच करेगा भाई किसके अंदर कौन सी कमी है। ठीक है, तो जो कमी होगी उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगा, उसको उसकी देखभाल से संबंधित जो भी डाइट प्लान है वो सब चीजें वो बताएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो होते हैं महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए। नैदानिक पोषण के क्षेत्रों में तरक्की किस तरह से हुई है, तो देखिए भारत में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो FSSAI ने खास जरूरतों के हिसाब से भोजन तैयार करने के लिए कुछ दिशा निर्देश बनाए हैं। तो उन्होंने बताया भाई कि बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इसीलिए FSSAI जो हमारे यहाँ सारा खाद्य संबंधित जो भी चीजें देखता है कि भाई कैसे सामान बन रहा है, क्या कहीं किसी चीज में मिलावट वगैरह तो नहीं आ रही है, तो उसलिए वो क्या करता है इन सब चीजों पर ध्यान देता है और कहता है भाई कि कुछ दिशा निर्देश होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ही खाद्य पदार्थ बनाने चाहिए, उनमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, तो इस पे ध्यान खास तौर पर रखा जाता है। ठीक है, अब ऐसे कई खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं जो खास रूप से किसी बीमारी या शारीरिक कमी को दूर करने के लिए होते हैं, प्रोटीन की कमी, आयरन की कमी या हड्डियों को मजबूत करने वाले खाद्य पदार्थ। तो कई बार क्या होता है भाई कि जो हम डाइट प्लान लेते हैं उनसे जो होता है कि हमारी जो शारीरिक
जो कमजोरियां होती हैं वो दूर नहीं हो पाती। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे पदार्थ बनाए जाते हैं जैसे विटामिन मिनरल, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं ताकि उन समस्याओं को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, ठीक है ना, और एक्स्ट्रा उनको क्या मिल सके, ऊर्जा मिल सके। तो इसलिए इन सब चीज़ों को क्या होता है, बनाया जाता है अलग से, ताकि जो भी उनकी जरूरतें उनको पूरा किया जा सके। ऐसे खाद्य पदार्थों की विशेषताएं देखिए, उनमें कोई एक या एक से ज्यादा पोषक तत्व तो ज्यादा मात्रा में डाले जाते हैं, जैसे आयरन हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया आदि। तो कई लोगों में अगर इन सब चीजों की कमी है तो उनको अलग से, क्योंकि भाई अगर हम कोई अ, अगर हम प्राकृतिक रूप से कोई चीज का सेवन करते हैं, फल फ्रूट, तो उसमें सब में थोड़ी थोड़ी मात्रा पाई जाती है ना, किसी में आयरन विटामिन प्रोटीन तो उतनी मात्रा में नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर किसी को ज्यादा कमी है तो उसके लिए स्पेशल ये सारी चीजें आप देखते हैं आजकल आ जाता है, ठीक है ना, पाउडर के रूप में या ये कह सकते हैं कैप्सूल या गोलियों के रूप में, ये सारी चीजें मिल जाती हैं जिससे उनकी वो समस्याएं जो होती हैं आसानी से सोल्व हो जाती हैं। इनमें कुछ विशेष तत्वों को जैविक रूप बायोलॉजिकल फॉर्म में शामिल किया जाता है ताकि शरीर उसे आसानी से पचा और इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो उसे ऐसा बनाया जाता है ताकि वो शरीर आराम से उसको पचा सके और इस्तेमाल कर सके, ठीक है ना। कई बार किसी का भाई किसी के पेट में जो समस्याएं हो जाती है तो वो हर चीज को पचा नहीं पाता, लेकिन ये ऐसे तैयार किए जाते हैं जो आसानी से इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। इनका मूल्य आम खाने से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो भाई क्योंकि ये क्लिनिकली बनाए जाते हैं तो इनका थोड़ा प्राइस जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि एक ही प्रकार की मात्रा होती है तो इसलिए थोड़ा ये कॉस्टली होते हैं, इनका मूल्य थोड़ा क्या होता है वो ज़्यादा होता है। कुछ खाने के उत्पाद खास मरीजों के लिए बनाए जाते हैं जिन्हें खाना खुद से नहीं पचता या खास डाइट चाहिए होती है। तो कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं भाई कि जो लोगों का जो होता है वो शरीर इतना स्वस्थ नहीं होता, ठीक है ना, तो आंतरिक समस्याएं होती हैं, तो उनसे जूझने के लिए कुछ ऐसे भी डाइट प्लान बनाए जाते हैं जिससे वो खाना आसानी से क्या कर सकें, पचा सकें, ठीक है। मोटा अनाज नहीं पचता तो उसके लिए कुछ ऐसे अनाजों की व्यवस्था करी जाती है, इस तरह से डाइट प्लान तैयार किया जाता है ताकि वो हर चीज को आसानी से वो खा लें और पचा भी लें और उनको पोषक तत्व भी मिल जाएं। तो उत्पादों के उदाहरण देख लेते हैं कुछ, जैसे डॉक्टर की सलाह पर लिए जाने वाले पाउडर हो गए, कैप्सूल हो गए, टैबलेट हो गए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को डॉक्टर क्या करता है भाई, सलाह देता है कि अगर आपको खाना नहीं पच रहा है या कोई समस्या है तो आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके वो जो भी पोषक तत्व उनको आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नान पाउडर बच्चों को दिया जाता है, ठीक है, जैसे ये देखिए बच्चों के लिए पाउडर बनाया जाता है ना, जैसे जिन बच्चों का पोषण पूरा नहीं हो पाता है, जिन बच्चों को माँ दूध नहीं पिला पाती है, तो उनके लिए इस तरह के पाउडर का यूज़ किया जाता है ताकि भाई उनको भी क्या मिल सके, पोषक तत्व मिल सके, जिससे बच्चा जो है वो अपने शारीरिक विकास कर सके, ठीक है। तो ये भी बहुत सारी चीजें, प्रोटीन मल्टीविटामिन, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो कैल्शियम आयरन जिंक जैसे भरपूर सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं। फार्मोको न्यूट्रिशन है, जैसे ऐसे पोषक तत्व जिनका शरीर पर असर दवाओं जैसा ही होता है, जो बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं, ठीक है, जैसे आपका बीटा कैरोटीन हो गया, कोलिन हो गया, क्रोमियम हो गया। तो ये सारे जो कैप्सूल होते हैं वो क्या करते हैं कि उन पोषक तत्वों को पूरा करते हैं जो शरीर में जिन चीजों की कमी होती है और जिन चीजों की ज्यादा जरूरत होती है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा मूलभूत संकल्पनाएं, नैदानिक पोषण और आहार की। तो इनकी मूलभूत संकल्पनाएं क्या हैं? तो ये संकल्पनाएं हमें यह समझाने में मदद करती हैं कि स्वस्थ आहार, सही पोषण और बीमारी से लड़ने के लिए पोषण प्रबंधन कितना जरूरी है। तो ये तकनीक है भाई जो हमें बताएंगी कि अगर हमें स्वस्थ रहना है, अपने पोषण को पूरा करना है, तो किन किन चीजों का प्रबंधन जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका आता है नैदानिक पोषण में चिकित्सक की भूमिका, दूसरा आता है आपकी आहार चिकित्सा, तीसरा आपका आता है पोषण देखभाल व मूल्यांकन, फिर आता है आहार के प्रकार, फिर पांचवा आपका भोजन देने के तरीके, फिर आता है चिकित्सीय रोगों की रोकथाम। तो ये 6 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, संकल्पनाएं हैं जो नैदानिक पोषण और आहारिकी के लिए, जो आहारिकी से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है। चलो इनको अच्छे से पढ़ते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले देखेंगे आहार विशेषज्ञ या नैदानिक पोषण चिकित्सक की भूमिका, ये किस तरह से अपनी भूमिका को निभाते हैं। मरीज की पोषण जरूरत की जांच और रिपोर्ट देखकर सही डाइट तय करना। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा भाई, देखा जाएगा कि मरीज को क्या समस्याएं हैं, फिर उसके लिए क्या करी जाएगी, डाइट तैयार करी जाएगी। बीमारियों के अनुसार डाइट चार्ट बनाना, यानी जिसको जिस तरह की बीमारी है उस तरह से डाइट चार्ट बनाया जाएगा, भाई आपको क्या खाना है, किस टाइम खाना है, कितना खाना है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। डायबिटीज, हार्ट अटैक, किडनी आदि के अनुसार भोजन योजना बनाई जाएगी, भाई अगर किसी को डायबिटीज है, हार्ट है, किडनी है, जैसी बीमारी है उस तरह का डाइट प्लान होगा। एथलीट अगर है, सैनिक है, मजदूर के लिए विशेष डाइट बनाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उनको ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में भर्ती और बाहरी मरीजों के पोषण का ध्यान रखना, कि भाई अगर अस्पताल में कोई भर्ती है या कोई मरीज होता है ना जो नॉर्मली बीमारी होती है तो वो सिर्फ ओपीडी में जाके ठीक हो जाता है, तो इन सब चीजों के आधार पर तय करना पड़ता है।
बच्चों, बुजुर्गों और विशेष संस्थाओं के खान पान की व्यवस्था करना कि भाई बच्चों की डाइट अलग होती है, बुजुर्गों की अलग होती है, ठीक है ना। अलग अलग संस्थानों में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी डाइट अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बनाया जाता है प्लान। पोषण से रोगियों की रिकवरी और जीवन की गुणवत्ता को सुधारना होता है, यानी पोषण ऐसे पोषक तत्वों को देना होता है मरीजों को, ताकि जो उनकी बीमारियां हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके, वो ठीक हो सके, ठीक है। तो आहार विशेषज्ञ की ये भूमिका होती है। सेकंड, डाइटिशियन मरीज के लिए आहार बनाते समय किन बातों का ध्यान रखता है। तो हमने देखा भाई डाइटिशियन इन सब चीजों पर ध्यान रखता है, भाई कौन से वर्ग के लोग हैं, क्या काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके डाइट प्लान बता रहा है। तो अब डाइटिशियन जो है आहार बनाते समय किन बातों का ध्यान देगा, भाई जब वो देखेगा कि मुझे एक डाइट प्लान बनाना है तो किन किन चीजों को ध्यान देगा। सबसे पहले मरीज को दिन में कितनी बार और कैसा खाना देना है, ये उसकी बीमारी और डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करता है, ठीक है ना, कि मरीज कितनी बार खाएगा और उसकी बीमारी कितनी बड़ी है, उसके अकॉर्डिंग वो डाइट प्लान बनाएगा। दूसरा, क्या मरीज खाना चबा या निगल सकता है, उसकी भूख कैसी है, उसे क्या पसंद है, तो इस पे भी ध्यान दिया जाता है, भाई वो चबा पाएगा या नहीं चबा पाएगा, और मरीज को क्या पसंद हो सकता है, भाई कोई चीज मरीज को पसंद ना हो तो वो उसे खाए ना, तो उसे देना भी बेकार है, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना पड़ता है। मरीज एक्टिव है या नहीं है, वह दिन भर लेटा रहता है या चलता फिरता है, उसकी एनर्जी की जरूरतें कैसी हैं, ठीक है। अगर मान लो शरीर उसका जो है इस काबिल नहीं है कि वो चल फिर पा रहा है तो उसके लिए अलग डाइट प्लान होगा, हाँ, क्योंकि अगर भाई उसको ज्यादा हैवी थोड़ा डाइट दे दिया जाएगा तो अगर बिस्तर पे पड़ा है तो पचेगा नहीं, तो और ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं। वहीं अगर व्यक्ति चल फिर पा रहा है तो उसको थोड़ा हैवी डाइट दिया जा सकता है, ताकि वो क्या हो, आराम से उसको पचा सकता है। मरीज किस धर्म, जाति या संस्कृति से, क्या उसके खाने पीने पर कोई सामाजिक या धार्मिक प्रभाव तो नहीं है, ठीक है। मान लीजिए भाई ये भी ध्यान देना जरूरी है, बहुत सारे लोग जो होते हैं नॉन वेजिटेरियन होते हैं, बहुत सारे वेजिटेरियन होते हैं, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा भाई वो किस संस्कृति से आता है, ठीक है ना, उसका जो खान पीन का तरीका क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही डाइट प्लान जो होती है वो बनाई जाती है, ताकि उसकी धार्मिक भावनाएं भी जो उससे प्रभावित ना हो, ठीक है। तो ये चीज का भी, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्या शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी या अधिकता से मरीज को दिक्कत हो रही है, तो उसको ये भी ध्यान देना पड़ेगा भाई कि अगर वो कोई चीज खा ले रहा है ज्यादा तो उससे कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, तो ये सब चीजें भी उसे ध्यान देनी पड़ती है। मरीज की मानसिक स्थिति कैसी है, क्या वह चिंतित या डिप्रेशन में है जिससे उसका खाना प्रभावित हो सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो तो अच्छा खाता है, लेकिन एक मानसिक रोगी है या मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जैसे आप खुद हैं, अगर आपको टेंशन या डिप्रेशन होती है तो आप क्या होते हैं, खाना छोड़ देते हैं, ठीक है ना, खाने का मन नहीं करता। तो ये चीजें भी डॉक्टर को जो है, जो विशेषज्ञ होता है डाइटिशियन, उसको ये चीज भी देखनी पड़ती है। मरीज को बताई गई चीजें आसानी से उपलब्ध हैं या नहीं, क्या वह उन्हें खरीद सकता है या नहीं, ये भी चीज जरूरी होती है भाई। कई लोग जो रिच होते हैं वो तो हर चीज खरीद लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग गरीब होते हैं तो उस तरह की चीजों को नहीं खरीद सकते, तो इसलिए ये जानना भी डाइटिशियन के लिए वो जो होता है वो बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो डाइटिशियन जब भी मरीज के लिए आहार बनाता है तो उस समय उसे इन सारी सावधानियों क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अब आता है आहार चिकित्सा क्या है, डाइट थेरेपी क्या होती है, इसको समझते हैं। यह चिकित्सा का एक हिस्सा है जिसमें खान दवा की तरह इस्तेमाल होता है, यानी खाने को ही क्या किया जाता है, दवा की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मकसद यह होता है कि मरीज को उसकी बीमारी के अनुसार सही भोजन दिया जाए ताकि वह जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो भोजन होता है वो एक दवा का काम करता है, और ऐसा खाना दिया जाता है ताकि व्यक्ति जो है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, स्वस्थ हो जाए, ठीक है। तो ऐसे पोषक तत्वों को उस डाइट प्लान में शामिल किया जाता है। आहार चिकित्सा के उद्देश्य क्या होते हैं, सबसे पहले मरीज के खाने की आदतों को ध्यान में रखकर डाइट बनाना, कि भाई वो किस तरह का खाता है, ठीक है ना, उसकी दिनचर्या क्या है और उसकी आदतें क्या है, उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान बनाना। बीमारियों को कंट्रोल और सुधार के लिए खाने में बदलाव करना, अगर उसे लग रहा है भाई कि कोई चीज जरूरी है खाने में तो उसको, और कोई चीज अवॉइड करनी है तो उन सब चीजों पे वो ध्यान देगा। पोषक तत्वों की कमी को दूर करना, तो ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्वों को उसमें शामिल किया जाए ताकि वो उसे अच्छे से क्या कर सके, पचा सके और उसे जल्दी रिकवरी मिल सके बीमारी से। लंबी या छोटी बीमारियों में डाइट से परेशानी कम करना, यानी जो छोटी बीमारियां हैं या जो लंबी बीमारियां हैं तो उसके अनुसार ही क्या किया जाता है, डाइट प्लान बनाया जाता है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को भोजन से कंट्रोल करना, अगर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो क्या होती है हमारे खान पान के कारण भी उसका असर पड़ता है, जैसे डायबिटीज होगी, ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है ना। अगर हम डायबिटीज है किसी व्यक्ति को, ठीक है, तो उसे क्या करना है, मीठा कम करना पड़ता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर है तो कई बार नमक वगैरह जो होता है वो कम करना पड़ता है। तो इस तरह से क्या होता है, देखना पड़ेगा भाई कि आहार के द्वारा ही व्यक्ति को स्वस्थ किया जा सके, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मरीज को सिखाना कि उसे क्या और कैसे खाना है, तो प्रॉपर जो है मरीज को बताया जाता है कि भाई आपको किन चीजों को खाना और किन चीजों को अवॉइड कराना है, ताकि उससे क्या हो सके,
वो मरीज जो है वो खाने के खान पीन में बदलाव करके ही जो है वो स्वस्थ हो सके। फिर आता है पोषण देखभाल क्या है। बीमारी के दौरान की जाने वाली पोषण देखभाल एक संगठित प्रक्रिया होती है जिसमें 4 मुख्य चरण शामिल होते हैं। ठीक है, जब भी कोई बीमार होता है तो बीमारी के संबंध में कुछ 4 प्रक्रियाएं, कुछ 4 चरण निश्चित किए गए हैं जिसके द्वारा क्या किया जा सके कि जो उसके पोषण देखभाल है उसको अच्छे से व्यवस्थित किया जा सके। जैसे पोषण मूल्यांकन, सबसे पहले पोषण का मूल्यांकन किया जाता है। रोगी की पोषण स्थिति का पता लगाना भाई कि उसकी पोषक स्थिति कैसी है, ठीक है, क्या वो खा सकता है क्या नहीं। पोषण निदान करना, उसके बाद समस्याओं की पहचान जैसे कमजोरी, कुपोषण, अधिक वजन, इन सब चीजों को देखना पड़ेगा भाई आखिर बीमारी क्या है, कहीं वो कमजोर तो नहीं है, कुपोषित तो नहीं है, या उसका वजन तो नहीं बढ़ रहा है, इन सब चीजों को देखना पड़ता है। फिर पोषण हस्तक्षेप, समस्याओं को सुधारने के लिए आहार योजना बनाना और लागू करना। तो भाई सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, आहार योजना बनानी पड़ेगी भाई, क्या उसे खाना है क्या छोड़ना है। परिणामों का मूल्यांकन, और उसके बाद इन सब चीजों के बाद लास्ट में होता है मूल्यांकन करना, यानी देखना कि योजना काम कर रही है या नहीं, जरूरत हो तो बदलाव करना, यानी जो भी योजना बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग अगर असर हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर असर नहीं हो रहा है तो फिर क्या करना पड़ेगा, उस डाइट प्लान में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि जो समस्याएं हो रही हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। ठीक है, तो इसलिए ये 4 चरण जो होते हैं कभी भी जब हम एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाते हैं किसी बीमार व्यक्ति के लिए। दूसरा जो आता है इसके अंदर वो होता है पोषण का मूल्यांकन करना। जो हमने देखा तो रोगों की पोषण स्थिति जानने के लिए ABCD मॉडल अपनाया जाता है। तो ये ABCD 4 मॉडल है कि भाई उसका पोषण का कैसे मूल्यांकन किया जाएगा। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है शारीरिक मापिका, ठीक है, एंथ्रोपोमेट्रिक, यानी वजन, ऊंचाई, BMI, शरीर की माप आदि। तो इसमें क्या किया जाता है भाई, वजन देखा जाता है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसका वजन कहीं शरीर का ज्यादा तो नहीं है ऊंचाई के मुकाबले, ठीक है, तो इन सब चीजों को मापा जाता है। ठीक है ना। बी आता है आपका बायोकेमिकल, यानी रासायनिक परीक्षण किया जाता है, उसका खून हो गया, मूत्र की जांच, शरीर में पोषक तत्वों का स्तर जानना कि भाई कि पोषक तत्व जो उसके शरीर में हैं, जो रासायनिक चीजें हैं वो ठीक तो हैं, कहीं वो उसमें कुछ समस्याएं तो नहीं आ रही, इनका चेक किया जाता है। फिर आता है आपका क्लिनिकल नैदानिक मूल्यांकन, यानी रोगी का शारीरिक और स्वस्थ परीक्षण, जैसे उसकी त्वचा, बाल, आंखें, थकान, कमजोरी, इन सब चीजों का परीक्षण किया जाता है कि भाई वो सब चीजें जो है वो ठीक है या उसमें कोई समस्या तो नहीं है। फिर आता है आपका डाइटरी, यानी लास्ट में जो आता है आपका आहार मूल्यांकन, रोगी क्या खा रहा है, आहार की गुणवत्ता कितनी है, पोषक तत्वों की कमी या ज्यादा करना, ज्यादा तो नहीं, कहीं वो पोषक तत्व ज्यादा तो नहीं ले रहा और कहीं उसमें कुछ कमी तो नहीं है। तो इन सब चीजों को क्या करना पड़ता है, आहार, जो हमारा आहार मूल्यांकन होता है उसमें देखना पड़ता है। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली ही जो होता है पोषण पता लगता है कि भाई किन चीजों में सुधार करने की जरूरत है और कौन सी चीजें जो है वो सही चल रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आहार के प्रकार। तो आहार के कितने प्रकार होते हैं, तो आहार के 2 प्रमुख प्रकार हैं, 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। सबसे पहले आता है आपका नियमित सामान्य आहार, जिसमें स्वस्थ लोगों के लिए संतुलित और रोजगार की जरूरत के अनुसार बनाया जाता है, सभी आयु और कार्यों के अनुसार पोषण, तो ये नियमित सामान्य आहार होते हैं। दूसरा जो आपका होता है संशोधित चिकित्सक आहार, यानी जो चिकित्सक आहार जो बताता है, जैसे बीमार व्यक्तियों के लिए डॉक्टर व डाइटिशियन की सलाह से दिया जाता है, जो विशेष पोषण जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है, तो आहार को 2 श्रेणियां होती हैं, एक जो होती है नियमित सामान्य आहार जो हर कोई लेता है, यानी स्वस्थ लोग ले सकते हैं, संतुलित और रोजमर्रा की जरूरतों के अनुसार ले सकते हैं, सभी आयु और वर्ग के अनुसार पोषण तत्व ले सकते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं वो सिर्फ चिकित्सा जो होता है वो देखकर जो बताता है उसके अकॉर्डिंग ही लिया जाता है। ठीक है, तो वो दूसरे प्रकार के आहार होते हैं। तो इसमें 4 बदलाव हो सकते हैं। पहला, बनावट में बदलाव, तरल, नरम, अर्ध तरल, इस तरह के भोजन को हम ग्रहण कर सकते हैं। ऊर्जा स्तर में बदलाव कर सकते हैं, कम या ज्यादा कैलोरी, अगर किसी को ज्यादा कैलोरी की जरूरत है उसे ज्यादा दी जाए, जिसको कम की उसे कम दिया जाए। पोषक तत्वों में बदलाव किया जा सकता है, जैसे कम नमक, ज्यादा फाइबर, ये सब चीजें। भोजन की बारंबारता, दिन में कितनी बार खाना देना है, ये सब चीजें देख सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य ये होता है भाई बीमारी से जल्दी ठीक करना, शरीर को ताकत देना, इलाज में मदद करना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं पोषक तत्वों को देने की, ठीक है, ताकि उनका शरीर जो जल्दी से स्वस्थ हो सके। अब संशोधित आहारों के प्रकार और उदाहरण देखते हैं। जो हमारे संशोधित आहार होते हैं, जो हमारे जो जो हमारे डॉक्टर वगैरह होते हैं, जब जो हमारे पोषक अधिकारी वगैरह होते हैं जो हमें सजेस्ट करते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बनावट में परिवर्तन, जैसे तरल आहार, यानी बनावट के आधार पर बताया जाता है भाई किस तरह का जो है वो भोजन है ये, ठीक है ना, किस तरह का पोषक तत्व है। तो एक होता है आपका तरल आहार, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है ये कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में होता है। ये पूर्ण तरल आहार भी कहा जाता है, यानी पूरी तरह से क्या होता है, ये तरल पदार्थ होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये रेशा फाइबर रहित, आसानी से पचने वाले और पोषण युक्त होते हैं। ठीक है, इसे आसानी से पचाया जा सकता है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। उदाहरण के
तौर पर आप देख सकते हैं नारियल पानी हो गया, फलों का रस हो गया, सूप हो गया, दूध, छाछ, मिल्क शेक, तो ये सारे जो होते हैं आपके क्या होते हैं, लिक्विड, ठीक है ना, तरल आहार होते हैं। लक्ष्य क्या होता है, पाचन तंत्र गड़बड़ी में मददगार होता है, जैसे आपकी सर्जरी, बुखार, उल्टी, दस्त, ये सारी जिनको समस्याएं हैं तो उनको डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है कि भाई आपको क्या करना है, तरल पदार्थ का ही सेवन करना है। दूसरा, चबाने निगलने में कठिनाई वाले रोगियों के लिए उपयोगी, जैसे बुजुर्ग का जबड़े की सर्जरी के बाद, यानी बहुत सारे बुजुर्ग जो होते हैं जिनको कुछ समस्याएं हो जाती हैं, अगर उनके जबड़े की सर्जरी हुई है तो वो जो होता है वो थोड़ा मोटा अनाज नहीं ले सकते, हैवी डाइट नहीं ले सकते, तो उनको लिक्विड के फॉर्म में ही ये सारी चीजें दी जाती हैं, ठीक है। दूसरा आपका आता है पूर्ण स्पष्ट या तरल आहार, जिसे क्लियर लिक्विड कहा जाता है। इसके अंदर इसकी विशेषता क्या है, ये सामान्य तरल से भी ज्यादा पतला होता है, बिना लुगदी के बिल्कुल साफ, ठीक है। तो ये क्या होता है, बिल्कुल तरल होता है, बिल्कुल साफ होता है। उदाहरण के लिए जैसे सूप हो गया, ठीक है ना, हल्की चाय हो गई, तो ये सारी चीजें जो होती है इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। लाभ सर्जरी के तुरंत बाद दिया जाता है, तो इसको सर्जरी के तुरंत बाद दिया जा सकता है। सीमा क्या होती है, ये आहार पोषण की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। सबसे बड़ी समस्या इसकी यही है क्योंकि भाई ये लिक्विड फॉर्म में है और बहुत तरल पदार्थ होते हैं, तो ये सारी जरूरतों को, यानी आहार से संबंधित, पोषण से संबंधित जो भी जरूरतें होती हैं उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। नरम आहार, इसमें क्या आता है, हल्के पके हुए नरम लेकिन ठोस खाद्य पदार्थ होते हैं, कम रेशेदार, आसानी से चबाने और पचाने योग्य होते हैं। उदाहरण जैसे आपका खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, साबूदाना हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो थोड़े पतले होते हैं, जिनको थोड़ा पचाना आसान होता है मरीज के लिए, तो ये दिया जाता है। लाभ क्या होता है, उल्टी, गैस, अपच, पेट फूलने में आराम मिलता है क्योंकि हल्का खाना होता है, आसानी से पच जाता है, तेल मसाला नहीं होता है इसके अंदर। बिना रेसे, बीज, मसाले के, पेट को राहत देने के लिए होते हैं ये। पाचन तंत्र को आराम देने हेतु दिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत आसान होता है, इसके ये लाभ हैं। तैयार मृदु आहार होता है, तो तैयार मृदु आहार क्या होता है, जब सामान्य खाने को चबाना मुश्किल हो तो उसे मुलायम बनाने के लिए थोड़ा बदलाव किया जाता है। इसमें कोई खास दवा या चिकित्सा संशोधन नहीं होता, सिर्फ पकाने का तरीका बदल दिया जाता है। उदाहरण नरम मसला या कुचला हुआ भोजन, यानी जो खाना होता है बिल्कुल उसको पतला कर दिया जाता है। फल और सब्जियां जिन्हें आसानी से चबाया जा सके, जो ऐसे फल होते हैं जिनको आसानी से चबाया जा सके, ठीक है, रसदार फल हो गए, ठीक है, जिनमें बीज वगैरह ना हो, या उनकी जो कह सकते हैं कि उनका जो कवर हो वो मोटा ना हो ताकि वो आसानी से पच सके। शोरबा युक्त खाना, ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो तैयार मृदु आहार के अंदर आपकी आ जाती हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर ऊर्जा कैलोरी सेवन में वृद्धि या कमी। हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है खाना देते टाइम कि भाई किसको कितनी कैलोरी की जरूरत है, ज्यादा है या कम है। तो संशोधित आहार में ऊर्जा की मात्रा को रोगी की स्थिति के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो पहले हमें क्या देखना पड़ेगा भाई, वो मरीज कैसा है, उसको किस चीज की जरूरत है, ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है या ऊर्जा की कम जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग कैलोरी तय की जाती है। तो ऊर्जा कैलोरी सेवन में वृद्धि, जब शरीर को ज्यादा ताकत चाहिए, जैसे बीमारी या कमजोरी में, अगर कोई ज्यादा बीमार है, कमजोर है, तो उस टाइम कैलोरी ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है, तो वृद्धि कर दी जाएगी कैलोरी की। उदाहरण बुखार में दिया गया ऊर्जा युक्त आहार, जैसे जिसको ज्यादा बुखार हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या दिया जाता है, ऊर्जा युक्त आहार दिया जाता है। शरीर की इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी की जरूरत होती है। अगर कोई बीमार है, कमजोर हो गया है, तो उसको ज्यादा इम्यूनिटी की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए उसकी जो कैलोरी का जो सेवन होता है उसको क्या कर जाता है, बढ़ा दिया जाता है। ऊर्जा कैलोरी सेवन में कमी, जब शरीर में अतिरिक्त चर्बी वजन हो तो उसे कम करना हो। और कब कमी करी जाएगी, तब कमी जब अगर एक व्यक्ति के शरीर में चर्बी ज्यादा है, उसका वजन ज्यादा बढ़ गया है, तो उसे कम करेंगे, यानी ऊर्जा की कमी करी जाएगी ताकि भाई जो उसकी चर्बी या वजन है उसको कम किया जा सके। उदाहरण मोटापा, ओबेसिटी में दिया गया आहार कैलोरी कम करने और वजन नियंत्रित के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे किसी को मोटापा हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, तो उसको क्या किया जाता है, कुछ ऐसा आहार दिया जाता है भाई इसको जो कैलोरी होती है वो उसकी कम कर दी जाती है ताकि धीरे धीरे उसका जो वजन है वो मेंटेन हो सके, ठीक है। तीसरा आता है आपका पोषक तत्वों की अधिक या कम मात्रा। तो किसी भी बीमारी या शारीरिक स्थिति के अनुसार डाइटिशियन कुछ पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाते या घटाते हैं, ठीक है। यानी आपका शरीर देखा जाएगा और आपके पोषक तत्वों का मूल्यांकन किया जाएगा, भाई आपके शरीर को कितने पोषक तत्वों की जरूरत है, तो उसके आधार पर डाइटिशियन उसे कम या ज्यादा कर सकता है। जैसे सर्जरी के बाद शरीर को जल्दी ठीक करने के लिए प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। अगर कोई किसी की सर्जरी हुई है तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी जाएगी। गुर्दे, किडनी खराब हो गए हैं तो प्रोटीन की मात्रा को घटा दिया जाता है ताकि किडनी पर दबाव ना पड़े, ठीक है। उसके बाद फाइबर रेशे को ज्यादा फाइबर की जरूरत हो सकती है, कब्ज में किसी को कम, डायरिया में, ठीक है। तो यानी फाइबर रेशा किसी को ज्यादा जरूरत होती है ना, अगर किसी की भाई फाइबर रेशा किसी को ज्यादा कब दिया जाएगा, तब दिया जाएगा भाई जब उसको उसकी जरूरत है। लेकिन अगर लगता है कि भाई कि फाइबर से क्या हो रहा है, जैसे कब्ज हो रही है तो कब्ज में क्या दिया जाएगा, फाइबर ज्यादा दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी को कम
अगर डायरिया वगैरह हो रखा है तो फाइबर क्या किया जाता है, कम किया जाता है। ठीक है, तो ये बीमारी के अनुसार देखा जाएगा भाई कि किसको क्या देना है, तो उसके अकॉर्डिंग फाइबर किसको ज़्यादा जरूरत है, किसको कम जरूरत है, तो उसकी उसकी जो भी समस्या है उस समस्या के आधार पर उसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है। पीलिया में वसा की कमी, रोगी को वसा फैट की मात्रा कम की जाती है। ठीक है, अगर पीलिया है तो वसा को कम किया जाता है। उच्च रक्तचाप में नमक या सोडियम का सेवन सीमित कर दिया जाता है। ठीक है, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो क्या किया जाएगा भाई, सोडियम यानी नमक का जो सेवन है वो क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। कुछ रोगियों को जैसे किडनी फेलियर में तरल की मात्रा सीमित करनी होती है। ठीक है, किडनी अगर फेलियर है तो भाई बार बार यूरिन बाहर आता है, तो इसलिए क्या किया जाता है, तरल पदार्थ जो होता है उसको कम दिया जाता है। गैर पोषक तत्वों से बचाव, जैसे पालक में ऑक्सलेट्स अधिक होते हैं जिससे पथरी बन सकती है, इसलिए पालक का सेवन सीमित किया जाता है। ठीक है, तो अगर किसी को लग रहा है भाई कुछ ऐसे गैर पोषक तत्व हैं जिससे कुछ समस्याएं आ सकती हैं, तो उन पोषक तत्वों को क्या कर दिया जाता है, कम किया जाता है। ठीक है, तो वो जिस तरह की बीमारी है, जिस तरह की समस्या है, उसके अकॉर्डिंग जो होता है, जो भी पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी या ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये कौन बताता है, जो हमारे डाइटिशियन होते हैं वो इन सब चीजों की सलाह देते हैं। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग कि भाई किसको क्या समस्या है, उसके अकॉर्डिंग ये डाइट प्लान बनाए जाते हैं। भोजन देने के तरीके, तो भोजन किस तरह से दिया जाता है, देखिए जब कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग खान जो उसको खिलाने का तरीका है वो भी बदलना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एक सामान्य इंसान आसानी से खा पी सकता है, लेकिन एक बीमार आदमी अच्छे से खा नहीं पीता, और वो डिपेंड करता है भाई बीमारी अगर ज़्यादा क्रिटिकल है तो उसको अलग अलग तरीकों से क्या दिया जाएगा, पोषक तत्व दिए जाएंगे। जैसे पहला एक आप देख सकते हैं उदाहरण इसमें, मुंह से भोजन देना, यानी मुंह से खाना खिलाया जाता है, सबसे सामान्य और सुरक्षित तरीका है। तब उपाय होता है जब रोगी खुद से चबा और निगल सकता है। ठीक है ना, एक अस्वस्थ व्यक्ति है लेकिन वो चबा सकता है, निगल सकता है, तो उसे क्या होता है, मुंह के द्वारा ही खाना दिया जाता है। दूसरा जो आता है, लिक्विड के द्वारा दिया जाता है, नली द्वारा भोजन दिया जाता है। जब रोगी मुंह से नहीं खा सकता है, भोजन ट्यूब के जरिए पेट या आंत तक पहुंचा दी जाती है। अस्थाई या स्थाई दोनों हो सकते हैं। ठीक है, यानी जब मनुष्य खुद से नहीं खा पाता तो क्या किया जाता है, एक लिक्विड फॉर्म होती है, उसको क्या करता है, इसके अंदर डाल के, और उसके बाद उसके जहाँ जो खाना होता है वो शरीर के अंदर तक भेज दिया जाता है, जिससे वो क्या आंत तक पहुंचता है, और वहां पर क्या करता है, वो जो भी प्रक्रिया होती है अंदर अंदरूनी प्रक्रिया वो होती रहती है। ठीक है, तो यानी किससे दिया जाता है, वो पाइप द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तीसरा आपका आता है अंतःशिरा पोषण, आई फीडिंग। इसमें क्या होता है, जब रोगी खाना नहीं खा पचा पाता है तो नस के माध्यम से सीधे पोषक तत्व दिए जाते हैं। गंभीर स्थिति जैसे सर्जरी के बाद कोमा आईसीयू में उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है भाई, आपको कहता है कि आपको ड्रिप लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस टाइम जो होता है आपका जो भी खाना वगैरह होता है वो पच नहीं पाता है। ठीक है ना, जब किसी का खाना पच नहीं पाता है तो अब उसको अगर हम डायरेक्ट क्या देंगे, अगर आहार नलिका से उसके पेट तक पहुंचाएंगे तो वहां पर भी क्या हो सकती है, समस्या हो सकती है। इसलिए डॉक्टर क्या करता है कि जो पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए वो नस में ड्रिप लगा देता है, और नस के माध्यम से ही जो भी पोषक तत्व होता है वो ड्रिप के माध्यम से आपके शरीर तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो इन 3 तरीकों से क्या किया जाता है, भोजन को पहुंचाया जाता है, और ये डिपेंड करता है कि भाई मरीज की जो है स्थिति क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये तरीके अपनाए जाते हैं भोजन पहुंचाने के लिए। चीरकालिक रोगों की रोकथाम, अगर कोई रोग जो है वो काफी समय से चले आ रहे हैं तो उनको हम कैसे रोक सकते हैं, सही आहार, पोषण और जीवन शैली चीरकालिक रोगों और नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आप अच्छा आहार ले रहे हैं, अच्छा पोषण ले रहे हैं, एक अच्छी जीवन शैली जी रहे हैं, तो आपके जो भी चीरकालिक रोग हैं, यानी जो समय समय पर आते ही रहते हैं, आप उससे क्या कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ज्यादा वसा, चीनी और रिफाइंड चीजें खाने से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, यानी हमें ध्यान रखना भाई, वसा युक्त या ज्यादा चीनी या रिफाइंड का आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी क्या कर सकती है, बीमारी का कारण बन सकती है, तो इन पे कंट्रोल करना जरूरी है। शहरी जीवन शैली में पोषणहीन आहार और कम शारीरिक गतिविधि रोगों का कारण बनती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग पोषक तत्व नहीं लेते। ठीक है, हम लोग जो डाइट लेते हैं वो क्या, जंक फूड वगैरह ये सब चीज़ ज़्यादा खाते हैं, और शारीरिक गतिविधि कुछ करते नहीं है, घर में पड़े रहते हैं, तो उससे भी क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर तक नहीं पहुंच जाते, और वो किसको नियंत्रण देते हैं, बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छी जीवन शैली जीनी चाहिए, यानी जो हम शहरी जीवन शैली जी रहे हैं कि भाई घर में पड़े हुए हैं, पोषक खाना नहीं खा रहे हैं और अपनी शारीरिक कोई गतिविधि नहीं कर रहे हैं, तो इन सब पे हमें ध्यान देना चाहिए। मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग, तनाव और उच्च रक्तचाप जैसे रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बीमारियां हैं वो क्यों, क्योंकि हम प्रॉपर क्या नहीं कर रहे हैं, जो हम प्रॉपर है समस्याओं को समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, उनका निदान कर रहे हैं, एक अच्छी जीवन शैली नहीं जी रहे हैं। ठीक है ना, और हम क्या नहीं कर रहे हैं, हम व्यायाम वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है, हम खुले वातावरण में अपने आप
खुले वातावरण में हम घूमने नहीं जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो समस्याएं हैं वो बड़ी तेजी से आजकल देखने को मिल रही हैं आपको। नैदानिक पोषण विशेषज्ञ सही आहार योजना और पोषण शिक्षा द्वारा रोगों की रोकथाम में मदद करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए भाई, आहार विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि भाई हमें क्या क्या चीज़ें जो है पोषण के लिए जरूरी हैं। तो उन सब चीज़ों को समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना चाहिए, भोजन वगैरह वो जो है वो ग्रहण करना चाहिए। वो सब चीज़ अपनी जो डेली रूटीन में इन सब चीज़ों को लाना चाहिए, एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाना चाहिए। ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं, जो एक लंबे समय से जो बीमारियां चली आ रही हैं उनकी हम क्या कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। दीर्घकालिक रोगों की रोकथाम के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है, व्यायाम बहुत जरूरी है, कम तनाव और पोषण सलाह जरूरी है। ठीक है, अगर आपको इन चिरकालिक रोगों से बचना है तो आपको संतुलित आहार लेना पड़ेगा, प्रतिदिन व्यायाम करना पड़ेगा और तनाव जो है वो कम करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। नैदानिक पोषण और आहार की में जीविका की तैयारी। अब मान लीजिए भाई कि आप इन चीज़ों से नैदानिक पोषण से जुड़े हुए हैं, तो आप किस तरह से जीविका के लिए भी अपनी तैयारी कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, आवश्यक ज्ञान और समझ विकसित कर सकते हैं, यानी पोषण, खाद्य विज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान आदि का पूरा ज्ञान अगर आपने अर्जित कर लिया तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जीविका ढूंढ सकते हैं, करियर बना सकते हैं अपना। रोग के अनुसार शरीर में होने वाले बदलाव की जानकारी आपको जरूरी होनी चाहिए। इसके लिए हर रोगी के लिए पोषक तत्वों की दैनिक आवश्यकता में क्या बदलाव चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। विभिन्न समुदायों के खान पान की आदतों की समझ होनी चाहिए आपको। विभिन्न भाषाओं में रोगी से प्रभावी बातचीत करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, खान पान का रिकॉर्ड रखना, रोगी की मानसिक स्थिति को समझना, ये आपको आना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको करियर बनाना है किसके अंदर, नैदानिक और आहारिकी के अंदर अगर आपको करियर बनाना है तो आपको ये सारी चीजें जो है, इन सब चीजों की जो समझ वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आवश्यक कौशल और कौन कौन से कौशल होने चाहिए, नैदानिक व जैव रासायनिक मापदंडों का उपयोग करके रोगी के पोषण की स्थिति का आकलन करना। कि भाई पहले हम विभिन्न मापदंडों को देखेंगे, यानी जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो हम आकलन करेंगे कि भाई आखिर कौन कौन से पोषक तत्वों की इनको जरूरत है। रोग विशेष या गंभीर परिस्थितियों में रोगी की आवश्यकता के अनुसार आहार योजना तैयार करना आपको आना चाहिए। ठीक है ना, कि कौन सी बीमारी है और किस तरह से हम आहार उनको देना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए। रोगी को आहार संबंधी सुझाव देने के लिए प्रभावी ढंग से बातचीत करना। ठीक है ना, तो उसको अच्छे से समझाना पड़ेगा, उससे बातचीत करनी पड़ेगी, उसकी समस्याओं को समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको बताना होगा कि इसको किस चीज की जरूरत है। रोगी की सामाजिक पारंपरिक पृष्ठभूमि को समझना, भोजन व पोषण संबंधी विश्वासों की जानकारी रखना। ठीक है, तो हमें यह भी समझना पड़ेगा भाई वो किस समाज से आता है, उसकी पारंपरिक जो पृष्ठभूमि क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डाइट प्लान बना सकते हैं। ठीक है, ये समझना जरूरी है। खाद्य, दवाओं व पोषक तत्वों के उपयोग को समझने हेतु प्रयोगशाला शोध कराना और रोगी के अनुसार उपयोगी रूप से आहार तैयार कराना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा भाई कि उसे किन किन चीजों की जरूरत है, पहले परीक्षण करना पड़ेगा भाई उसे किन किन चीजों की जरूरत है, उसके आधार पर ही हमें तय करना पड़ेगा कि भाई कौन सा उसका डाइट प्लान होगा। ठीक है, तो इन सब चीजों की भी जो नॉलेज होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता, अब योग्यता क्या होनी चाहिए आपको अगर इसका विशेषज्ञ बनना है, तो बेसिक योग्यता आपकी होती है 10+2 स्तर पर पास, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 10+2 12 पास होने चाहिए। बीएससी होम साइंस या बीएससी डिग्री पोषण विज्ञान होना चाहिए आपके पास। आहार विशेषज्ञ बनने के लिए क्या चाहिए आपको, डायटिक्स में स्नातकोत्तर या डिप्लोमा या एमएससी होनी चाहिए, खाद्य विज्ञान पोषण या डायबिटिक्स। पंजीकृत आहार विशेषज्ञ बनाने हेतु आपको क्या करना पड़ेगा, इंटर्नशिप के साथ पंजीकरण अनिवार्य है। और शिक्षा और शोध के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एमएससी के बाद यूजीसी नेट परीक्षा पास करनी होती है, फिर पीएचडी या उच्च शिक्षा में शोध कार्य किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके कैरियर विकल्प हैं और ये योग्यताएं हैं किसके लिए, आहार की और दैनिकी के लिए। ठीक है ना, नैदानिक के लिए। तो अब आपका आता है अगला टॉपिक कि जो आपका नैदानिक पोषण और आहार की में करियर के अवसर, यानी किन किन क्षेत्रों में आप अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपने नैदानिक पोषण के अकॉर्डिंग आहारकी के अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई करी है तो आपका करियर कहाँ किन किन चीज़ों में आप करियर बना सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकती है या कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अस्पताल, जिम, विद्यालयों में आहार विशेषज्ञ बन सकते हैं आप। आहार सलाहकार या चिकित्सकों के साथ आहार विशेषज्ञ बन सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में। ठीक है, चिकित्सक शोध, शैक्षणिक शोधकर्ता बन सकते हैं कि भाई स्कूलों में या चिकित्सक शोध हो रहे हैं तो उन सब चीज़ों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। महाविद्यालयों में प्रोफेसर बन सकते हैं, स्कूलों में अध्यापक बन सकते हैं इस चीज़ के आप।
चिकित्सा खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं विकास, यानी जो खाद्य पदार्थ वगैरह बनते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनकी जो प्रयोगशालाएं वगैरह होती हैं, जहाँ पे इन सब चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर बात चलती है कि कैसे इसका निर्माण किया जाए, कैसे विकास किया जाए, वहाँ पर आप अपनी अ, शिक्षा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अपनी बात रख सकते हैं या आपको वहाँ पे अवसर मिल सकते हैं। तकनीकी व्याख्या लेखन, ठीक है, टेक्निकल आप तकनीकी चीजें लिख सकते हैं। डाइटिशियन के तौर पर आप किसको क्या चीज चाहिए, ठीक है, कितना जो भी डाइटिशियन से संबंधित जो भी चीजें होती हैं, आप अपने लेख लिख सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, वेबसाइट्स पे लिख सकते हैं। तो आप एक तकनीशियन के तौर पर लेख भी लिख सकते हैं, जिससे लोग पढ़ के जागरूक हो सकते हैं। अस्पतालों में भोजन सेवा प्रस्ताव प्रबंधन बन सकते हैं, यानी अस्पतालों में भाई जाके आप किस मरीज को क्या डाइट जरूरत है, क्या चीज देनी चाहिए, इन सब चीजों को आप कर सकते हैं। पोषण विपणन उद्योग कंपनियों में सलाहकार बन सकते हैं, कि भाई जो पोषक तत्वों को बनाती हैं वहां पे आप सलाहकार के तौर पे काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज है। तो ये सारे जो कैरियर विकल्प हैं जो आप चूज कर सकते हैं, कहाँ पर, नैदानिक पोषण और आहार की के अंदर। ठीक है, तो ये करियर के रूप में भी एक अच्छा विषय है, तो यहाँ पे भी आपको काफी अवसर मिल सकते हैं। ठीक है, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन भी बन सकते हैं। तो बहुत सारे खेल होते हैं, वहां पर भी जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या जो खिलाड़ी होते हैं, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, डाइट प्लान या न्यूट्रिशन के तौर पर वहां पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो आपके करियर विकल्प हैं जो आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं एज ए नैदानिक पोषण और आहार की। ठीक है, तो ये आपके जो हो गए इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन हो गए हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद।